कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए, कोई डर नहीं। अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कृष्ण भाई राम राम। पुरुषोत्तम भाई राम राम। और कार्यक्रम किसान वाणी सुनने वाले सब बाण भाइया ना हमारी राम राम। कृष्ण भाई जी पुरुषोत्तम भाई, मन यूँ लगा कि आप तो दसे दुसाई से आ रहे हैं, कुछ पशुओं के बारे में से आए क्या? हाँ देखिए पुरुषोत्तम भाई, पशु हैं उनका भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ा है, क्योंकि बरसात का मौसम है। बिल्कुल है। और उनका कई बार देखा है कुछ तो बीमारी आ जाए बरसात के मौसम में। हाँ, कोई ना कोई बीमारी चलती रहा है। हाँ तो इस तरह जो है ना बीमारी आवेगी, उसका थोड़ा बहुत ज्ञान आपन होगा भाई, कौन सी बीमारी आ गई के उसका इलाज करवावा जी। हाँ तो इस बारे में एक चर्चा सुन ले पहला। हाँ सुनवाओ। तो वो किसी पशुपालक भाई से बात करी आपने? बिल्कुल बिल्कुल पुरुषोत्तम भाई, पशुपालक भाई हैं अशोक कुमार, जो गांव मांगना के हैं। जी सुनवा दो फिर। आज हमारे साथ हैं प्रगतिशील किसान अशोक कुमार जी, जो गांव मांगना से हैं। आज हम उनसे बातचीत करेंगे कि बरसात के मौसम में पशुओं की देखभाल कैसे करें। तो अशोक कुमार जी ये बताएं कि जैसे कि आजकल जो बारिश का मौसम चल रहा है और पशु भी जो है ना बारिश के अंदर काफ़ी परेशान हो जाए, तो इस मौसम में यानी कि बारिश के मौसम में पशुओं की देखभाल किस तरह करते हो आप? किशन भाई राम राम। राम राम। सबसे पहला आपने जो क्वेश्चन पूछा, बहुत ही बढ़िया प्रश्न पूछा आपने कि बरसात के मौसम में पशुओं की देखभाल कैसे करनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले बरसात के मौसम में पशुओं को मक्खियों व मच्छरों से बचाना चाहिए। अच्छा। दूसरी बात भाई, बरसात के मौसम में पशुओं को खलील व चीचड़ से बचाने के कीटनाशक दवाई जैसे क्लोरो आदि का भी भाई स्प्रे करना चाहिए। अच्छा। उसके बाद भाई बरसात के मौसम में पशुओं को हवादार मकान में रखना चाहिए जी। उसके बाद बरसात के मौसम में पशुओं को पक्का व रबड़ की चटाई का प्रबंध करना चाहिए भाई। उसके बाद बरसात के मौसम में पंखा व कूलर का प्रयोग करना चाहिए जी। बरसात के मौसम में भाई ताज़ा पानी और ताज़ा चारा देना चाहिए। तो इसके साथ साथ अशोक कुमार जी एक बात और बताएं कि जैसे कि जो आजकल के दिन है बारिश के, इन दिनों में खाने में क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, ये बात भी आप किसान भाइयों को बताएं। हाँ बहुत बढ़िया भाई। आजकल के दिनों में खाने में सबसे पहले हरा चारा कम करना चाहिए कृष्ण भाई जी, क्योंकि बरसात के मौसम में हरे चारे में मक्खी और मच्छरों की संख्या बहुत अधिक होती है। दूसरी बात, बरसात के मौसम में सूखा चारा जैसे तूड़ी व खल व फीड और सरसों की खल का अधिक प्रयोग करना चाहिए भाई जी। और आजकल के दिनों में प्रोटीन और विटामिन कैल्शियम वाला चारा देना चाहिए भाई। और इसके साथ साथ आपने बताया कि जैसे प्रोटीन है, कैल्शियम है, ये सभी चीज़ें खाने में सम्मिलित करनी चाहिए। लेकिन बारिश के मौसम में जो होने वाली कौन कौन सी बीमारियां हैं और आप जो है ना उनका बचाव कैसे करते हैं? इसका भाई बरसात के मौसम में जैसे होने वाली बीमारियां हैं बहुत सारी हैं, जैसे मुंह रोग है, बोचा है, टाइफाइड है, बुखार भाई और निमोनिया, खुर पका, मुंह पका, खांसी, धांसना रोग आदि आते हैं भाई इसमें जी। और बरसात के मौसम में गलघोटू और गिल्टी रोग, मुंह से खून व गोबर व मलमूत्र में खून आता है भाई। और इन बीमारियों का उपचार कैसे करना चाहिए कृष्ण भाई कि आजकल के मौसम में बीमारियों से बचने के लिए टिक्का और दवाई का प्रयोग करना चाहिए भाई और मौसम के हिसाब से पशुओं के में हवादार व साफ सुथरी जगह पर रखना चाहिए भाई। इसके यही उपचार है।
अशोक कुमार जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे जो पशुपालक भाई हैं उनको दी। जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो भैया ने कृष्ण भैया सुनी जानकारी, जो पालक भाई हैं, और इस तरह का नमी का मौसम चल रहा है, बरसात का, कुछ धूप का, इस तरह से का जी। तो उसमें हमने पशु के स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना है। उसको जो चारा है वो भी अच्छा देना है, खनिज नमक साथ में देने हैं, और भी मक्खी मच्छर से भी उसका पूरा ध्यान जो है रखना है जी। इसी तरह से एक बात की चर्चा आज हम लेके आए हैं किसान भाइयों वास्ते है कि जो फल हैं, सदाबहार फल, तो उसमें कृष्ण भाई जो फलों की बात यदि करें हम, तो फल नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाए। बिल्कुल, क्योंकि फल तो हर आदमी ने मीठे लग गए हैं। बिल्कुल। और हर प्रकार का जो फल है वो अपने यहाँ भी उगा है सारे देश में। हाँ बिल्कुल उगा। तो उस जो सदाबहार फल हैं उनमें सावधानियाँ क्या क्या बरतनी है ताकि उनमें कीड़े मकोड़े बीमारियाँ ना हो और फल हमारे स्वस्थ हो, बाग हमारा अच्छा सुंदर हो, तभी हम अच्छे गुणवत्ता वाले और स्वस्थ फल मिलेंगे, तभी वो हमारे स्वास्थ्य वास्ते बढ़िया होंगे। हाँ। तो सबसे पहले तो यूँ बात कर रहे हैं भी जो हमारे सदाबहार फल हैं वो कौन कौन से हैं। जिस तरह से फलदार पौधों की बात कर रहे हैं, जैसे आम है, हाँ, खूब खा रहे आज, बिल्कुल आम आज भी। देखिए पुरुषोत्तम भाई, जिस तरह आम है, थोड़ा मौसम कम हो गया जी, ये बोर आने शुरू हो जाएंगे दूसरी तरह के। बिल्कुल। जिस तरह लीची भी जाली है, लीची है, नींबू है, फल है, और ये अमरूद है, पपीता है, चीकू है, अनार है, जामुन है, ये सारे के सारे सदाबहार फलों में आवा हैं। बिल्कुल। और इस वक्त जो पौधे हमने लगाए, कहीं बरसात से पहले शुरू कर दें हम पौधे लगाने, हाँ, या इस वक्त भी लगा सका है, तो उस वक्त मौसम थोड़ा सा अच्छा हुआ है, तापमान कम हुआ है और नमी बनी हुआ है बिल्कुल जमीन में। हाँ। तो ऐसे समय में यदि हम फलदार पौधे लगाएंगे सदाबहार फल, तो वो जल्दी पनपेंगे। बिल्कुल। और सदाबहार फलों की जो अच्छी सफलता लेने वास्ते, अच्छा बाग तैयार करने वास्ते कृष्ण भाई हमने जो उसकी जलवायु है या मिट्टी है या पानी है, उसकी गुणवत्ता वो देखनी है, यानी उसकी जांच करवानी है। बिल्कुल, यानी कि जैसे जैसी जलवायु होगी उसी तरह का पौधा उठा लाना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और जिस तरह मिट्टी की बात कर रहे हैं आप, मिट्टी बड़ी होनी चाहिए, और भाई जिस तरह न्यू भी देखना इस मिट्टी में कौन सा पेड़ा लगेगा, बिल्कुल ठीक है, वो भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसी तरह से पानी की बात है। हाँ। पानी हमारा वहाँ खारा नहीं होना चाहिए। हाँ। लवणीय या खारा पानी होगा तो पौधे ज्यादा अच्छे नहीं होंगे। बिल्कुल। तो इसी प्रकार से पौधे थोड़े से, जैसे हम आम है, लीची है, चीकू है, ये थोड़े से उष्ण जलवायु वाले पौधे हैं। और जहाँ पर जैसे अम्बाड़ा, कालका, नारायणगढ़, जगाधरी है, करनाल है, पानीपत है, इसमें ये अच्छी प्रकार से उगा है। यानी कि अपने जो से ये जिले हैं या जो क्षेत्र अपना ओठा जलवायु बढ़िया है इन पौधों खातर। हाँ। इसी तरह नींबू जाति के यदि बात करें तो हम, तो थोड़े से ये सिरसा, हिसार है हमारा, भिवानी है, रोहतक है, मेहंदरगढ़ है, फरीदाबाद, गुड़गांव है, इनमें नींबू जाति के फल ज्यादा उगा। यानी कि एक तो थोड़ा शुष्क एरिया भी आई हो। हाँ, तो वहाँ भी अच्छी तरह उग सका है। तो इस तरह से थोड़ा सा इस बात का भी ध्यान रखा है कि हमारा जो जलवायु है कैसा है, मिट्टी हमारी कैसी है, और हमारा पानी जो है वो किस तरह का है। बिल्कुल। तो उसमें सदाबहार पौधे लगाएंगे और उनकी किस्मों के अनुसार लगाएंगे, क्षेत्रीय किस्मों के अनुसार, तो वो ज़्यादा बढ़िया फल हम उनसे ले सकेंगे। बिल्कुल। और मिट्टी और पानी की तो बात आप कह रहे हैं कि जब हम बाग लगाने से पहले जिस खेत में भाइयों ने बाग लगाना है, 1 किले का हो सका है, 2 का भी हो सका है, 5 का, जितना मर्जी बड़ा छोटा लगा सका है। हाँ। तो उसकी मिट्टी और पानी, उसकी दोनों की अच्छी प्रकार से जांच करवानी चाहिए। क्योंकि कई ऐसे होते हैं पौधे कि जो लवण वाले जो पानी है या लवण वाली जो मिट्टी है, कसारिया मिट्टी है, हाँ, उसमें उगते नहीं है, और कुछ उग भी सका, कोई उग भी सका। हाँ। और एक बात का और ध्यान रखना है बाग लगाने वास्ते कि कम से कम 1 मीटर तक उसमें कंकर पत्थर ना हो, मतलब मिट्टी अच्छी हो। कंकर वाली जो मिट्टी है उसमें बाग अच्छी प्रकार से उगता नहीं है, क्योंकि जो सदाबहार पौधे हैं ना कृष्ण भाई, ये बहुत बड़े हुए हैं। बिल्कुल। और बहुत दिन तक रखा है, क्योंकि फैलने खातर जगह चाहिए ना। आगा मारने में ईंट आ जाए, कोई रोड़ा आ जाए, कंकरीली जो जमीन है उसमें तो फिर थोड़ी समस्या होगी ना, समस्या रहेगी। हाँ। और ये तो क्योंकि क्या पता बाग हमने 5 साल रखना हो, 10 साल रखना हो, 20 साल रखना हो, क्योंकि जामुन के पेड़ हैं, काफी बड़े पेड़ हो जाए पुरुषोत्तम भाई। और कई ग्राम भाई इसकी जो
अपना ये है ना लीची है जिस तरह, इसके बाग लगाने हैं अपना। बिल्कुल। और चीकू के हैं, चीकू का पौधे की तो उम्र भी बताऊंगा पुरुषोत्तम भाई ज्यादा ही होगा। हाँ बिल्कुल। तो इसी तरह से जैसे आजकल का समय चल रहा है, विशेष तौर पे जुलाई सितंबर का जैसे महीना चल रहा है या अक्टूबर का महीना है, तो इस समय भी हम अच्छी प्रकार से बाग जो है लगा सकें। बिल्कुल। उससे पहले हमने गड्ढे खोदने हैं और वर्गाकार या आयताकार जो बाग है वो लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। बिल्कुल। क्योंकि पानी भी देना है, उसमें नलाई गुड़ाई भी करनी है, खाद भी डालनी है और उसमें कटिंग जो कटाई छटाई वो भी करनी है, आना जाना भी है बाग में और फल भी तोड़ने हैं। एक बात का थोड़ा और जिक्र कर लें कि जिस तरह जो बड़े पेड़ है ना पुरुषोत्तम भाई, जी वो चारों का नहीं लगा लो, चारों कान लगा लिया। हाँ। और बीच में लगाओ छोटे लग सकते क्योंकि जिस तरह के गर्मा हुआ भी आवा और ठंडी हवा भी आवेगी, इससे बचाव कर सका छोटे पौधे का। बिल्कुल। हाँ। तो इसी तरह से एक जो पौधों की किस्मों की सिफारिश है उसका भी ध्यान रखना है। बिल्कुल। कि आम के कौन कौन सी किस्में हैं और कौन सी हमारे खेत के हिसाब से कौन सी अच्छी रहेगी। इस वास्ते एक बात और साथ में जोड़ लें कि जो हमारे बागवानी के विशेषज्ञ हैं, बिल्कुल, उनसे संपर्क कर लें हम। और इससे पहले कई बार कि वो प्रशिक्षण देवें, 1 हफ्ते का 2 हफ्ते का, तो वो प्रशिक्षण भी ले लें बाग लगाने से पहले, अच्छा रहेगा। तो और उन्हीं की देख रेख में अपना बाग लगवाएं, तो ये जो बाग है हमारा फिर बहुत सुंदर बढ़िया रहेगा। तो इस तरह से फिर पौधे लगाने की विधि जब हम ट्रेनिंग लेवेंगे तो पौधे लगाने की विधि भी सीख जाएंगे। बिल्कुल। और जो किस्म ले आवेंगे वो भी प्रमाणिक संस्था से ले आवा, अच्छी नर्सरी से ले आवा। और पौधा जो ले आवा ना 1 साल से या 2 साल से बड़ा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। 1-2 फुट का पौधा हो तो वो अच्छी प्रकार से बढ़वार का पता लगा उसका। और एक थोड़ा सा जो मट्टी हो ना साथ में वो जरूर लगेगा। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। बहुत अच्छी बात आपने करी है कि जो मिट्टी है ना गच्ची जिसने बोला, वो उसके समेत हमने पौधे को ले आना। बिल्कुल। और उसके ऊपर यदि पॉलिथीन वगैरह लगा क्या हो और भी बढ़िया, तो बढ़िया अच्छा होता है कि मिट्टी खराब नहीं होती। फिर जब लगावा कृष्ण भाई उसने तो वो पॉलिथीन धीरे से हटा दे। बिल्कुल। और फिर उसने जो गड्ढा मैंने बना रखा है, गड्ढे खोद रखे होंगे पहले, क्यों तैयारी करें गड्ढे खोद के और उसमें खाद पानी भी डाल के अप्रैल मई में खोद दो खड्डे। तो बिल्कुल। तो उसको खोद करके फिर उस पौधे को लगाएं और उसमें थोड़ी हल्की सिंचाई कर दें। बिल्कुल। तो फिर हमारे जो बाग है वो चलता रहेगा। और इसी तरह से जब पौधे लगावें तो जिस तरह दोपहर में धूप हो उस टाइम ना लगावें, मुरझा जाएंगे, शाम के टाइम लगावें। तो बढ़िया समय होता है। और मिट्टी को उसके ध्यान रखा है। और जो पौधों की कतार की दूरी है उसको सीधा रखा है। बिल्कुल। मान लिया हमने 2 मीटर पे 3 मीटर पे इतने पे कितने फुट पे पौधा लगाया, तो वो एक पौधा जहाँ लगाया अगला पौधा भी उसकी सीध में लगा हुआ, निशानी लगा लें पुरुषोत्तम भाई। बिल्कुल, कुंटा काट लें। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो वर्गाकार आयताकार की जो हम बात कर रहे हैं ना, वो इसी वास्ते है कि पहले हम पौधों की निशानी लगाएंगे, गड्ढे खोदेंगे। वैसे तो गड्ढे हुआ है, गड्ढे पहले ही हैं और सीध में होना चाहिए गड्ढा। बिल्कुल। तो पौधा भी फिर सीध में लगेगा ताकि आने वाले समय में जो भी हमने उसमें शिक्षा क्रियाएं करनी है वो हम बड़े आराम से कर सकें। और जैसे हम आयु की बात कर रहे थे कि यदि पौधा 1 वर्ष का है तो बढ़िया है, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल का पौधा हो। बिल्कुल। और किस्म जो है बहुत अच्छी हो, खेत का चुनाव अच्छी प्रकार से कर लें और मिट्टी और पानी की जांच भी करवा लें। तो ये सारी बातें का ध्यान रखेंगे तो हमारी जो बाग है, जो सदाबहार पौधे हैं वो खूब पनपेंगे। और कृष्ण भाई जी देखो, ये पहले करवाएंगे भाइयों का मनोरंजन। सुनवा रहे हैं विष्णु कुमार का गायु लोकगीत, और फिर अगली जो चर्चा है जो आप लेके आए हैं वो करेंगे। मन बदले भाई संगत गेला वाणी, और सीधा रास्ता छोड़ भूल मैं भटक्या फिरे परानी। अनगी गेला मन बदले भाई संगत गेला वाणी, सीधा रास्ता छोड़ भूल मैं भटक्या फिरे परानी। ऋषियों के सत्संग तय डाकू
ब्रह्म ऋषि कहलाया, सत्संग सुन के बिलनी जी ने राम नाम गुण गाया। दुर्वासा तपधारी जी ने सत्संग का फल पाया। सत्संग सुन के गोपी चंद ने अमर बना ली थी काया। सत्संग सुन कर पार उतरेगी, सत्संग सुन के पार उतरेगी थी उदय सिंह की रानी। सीधा रास्ता छोड़ भूल मैं भटक्या फिरे परानी। सत्संग सुनने चाल पड़े थे ब्रह्मा जी के बेटे चार। नीवी सारंग तीर्थ पे आगे सनक सनंदा संत कुमार। नारद ने उपदेश दिया जहां ऋषि जुड़े 88,000। सब ऋषियों ने इकट्ठे होके तत्व ज्ञान का किया विचार। सत्संग कारण सुखदेव मुनि ने, सत्संग कारण सुखदेव मुनि ने और पड़ी मुसीबत ठानी। सीधा रास्ता छोड़ भूल मैं आज भटक्या फिरे परानी। आदम खां का बेटा चल्या वेद लेन मां जाई का। बाण के रंग में रंगया गया उन्हें देखा काम भलाई का। ईंट और पत्थर मारे दुनिया फतवा दरिया बुराई का। हंसे खड़े मन सूर महात्मा को ना काम लड़ाई का। फूल लगे जब रोवण लग गया आंखों में भर गया था पानी। सीधा रास्ता छोड़ भूल मैं आज भटक्या फिरे परानी। कालिए मन के भय तय कृष्ण छोड़ द्वार कर भाग्या। ठोकर लगी कालिए मन की सोया मुचकंद जा गया। पड़ी दृष्टि कालिए मन पे करनी का फल पा गया। एक ओढ़ने खड़े थे कन्हैया वो चरना मुचकंद ला गया। कृष्ण ने उपदेश दिया फिर बात ब्रह्म की रजानी। सीधा रास्ता छोड़ भूल मैं भटक्या फिरे परानी। गुरु रविदास का जिक्र सुनाऊं दुश्मन सभी जगत हो गया। राजा पे चुगली खाई फांसी का हुक्म सकत हो गया। उन चीरक ले जा दिया जनेऊ राजा शरणागत हो गया। एक रामानंद का सत्संग सुन के वो धन्ना जाट भगत हो गया। कदम सिंह के बिना सत्संग के, कदम सिंह के बिना सत्संग के और मिटे नहीं
खेंचा ताणी सीधा रस्ता छोड़ भूल में भटक्या फिरे पराणी अन की गेल्या मने बदले और संगत गेल्या बाणी सीधा रास्ता छोड़ भूल में भटक्या फिरे पराणी। कोरोना वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। तो कृष्ण भाई जी, देखो संदेश से पहले आपने रागनी सुनी विष्णु कुमार की जी। उन्होंने रागनी बहुत अच्छी थी कि भी सीधा रास्ता जब छोड़ दे आदमी हाँ, तो भटकन लग जाओ। बिल्कुल। तो हमने तो सीधा रास्ता छोड़ना नहीं, भटकना नहीं है। बिल्कुल। और सीधे बताना आपने कि मौसम की जानकारी क्या है। पुरुषोत्तम भाई, अगर हम आज के मौसम की बात करें तो आज का अधिकतम तापमान रहा 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 25 डिग्री सेल्सियस। और कल भी पुरुषोत्तम भाई ऐसा ही तापमान बना रहेगा, यानी कि 31 डिग्री सेल्सियस अधिकतम और 25 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम। जी, और साथ में एक बात और बता दो कि कल हम किसानवाड़ी में क्या क्या चर्चा का विषय लेके आने वाले हैं। पुरुषोत्तम भाई, कल जो हम चर्चा करेंगे पशुओं का बाह्य परजीवियों से बचाव किस तरह करना है जी। और आज की नसीहत में हम बात करेंगे कि कीटनाशकों के प्रयोग में सावधानियां क्या है। ये 2 चर्चा के विषय कल लेके आएंगे। बिल्कुल। और आज एक और आप बात कर रहे थे कि जब हम फलदार वृक्षों की बात कर रहे थे तो उसमें मिट्टी पानी की बात आई थी। बिल्कुल। और आप कह रहे थे साथ में कि जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है ना, हाँ हाँ, वो भी उसके मिट्टी वास्ते बहुत जरूरी है। बिल्कुल। क्योंकि मिट्टी हमारी स्वस्थ होगी, अच्छी होगी, ताकतवर होगी, हाँ, तो हम उसमें चाहे बाग लगा लें, चाहे फसलें लगा लें, चाहे उसमें सब्जी बोले, कोई काम भी हम कर लें। तो यो जरूर बताओ मरते है कि जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है, यो इसका क्या रोल है, कैसे ये बनता है, किस तरह से इसका लाभ हम किसान भाई ले सकें। पुरुषोत्तम भाई, मृदा स्वास्थ्य कार्ड जो है ना, एक तो यू कार्ड जी की जो स्कीम है या किसाना खातर बनाई गई है जी। यानी कि जो हमारे देश के जितने भी किसान हैं, अगर हम उनका जो है ना ज्यादा ध्यान रखेंगे तो अधिक से अधिक जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है यो बनवाएंगे उनका, तो उनको एक तो इस बात का पता लग जाएगा कि भाई हमारी जो मिट्टी है खेत की उसमें कौन से पोषक तत्व हैं और कौन से नहीं है, यानी कि उसमें ताकत कितनी है पता लग जाएगा। हाँ, यानी कि मृदा में मिट्टी हुआ है, मिट्टी और स्वास्थ्य तो सबका ठीक होना चाहिए, अपना भी और मिट्टी का भी। बिल्कुल।
जी। तो इस कर का जो है ना मृदा स्वास्थ्य कार्ड की योजना शुरू करी गई है जी। और इसके उद्देश्य की बात करें कि अब जो भी किसान भाई है सारे यूँ जाना है कि जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है इसके उद्देश्य क्यों होंगे जी। तो इस मृदा स्वास्थ्य कार्ड में एक तो यह बात ध्यान में रखी जाएगी कि जो खेत की मिट्टी है इसकी पूरी जानकारी लिखी होगी इस कार्ड पर। अच्छा, कार्ड के ऊपर लिख देंगे। हाँ। जिस खेत की भी मिट्टी का कार्ड होगा वो या हमने जांच करवाई होगी उस पे उसकी पूरी जानकारी लिख देंगे। बिल्कुल। और उसमें कितनी कितनी मात्रा में और किन किन चीजों की भाई जरूरत है और कौन सी जो फसल करने खातिर वह मिट्टी तैयार है। हाँ, एक तो दोनों बातें पता लग गया कृष्ण। हाँ। एक तो कौन सी फसल हम उसमें बो सका और कौन सा पोषक तत्व कम है उसमें, कौन सा ज्यादा, और कौन कौन सी खाद उसमें देने की जरूरत पड़ेगी। जी। कई बार देखे हैं कि पोटास की ज्यादा मात्रा है तो उसको तो हमें कम करना पड़ेगा और फास्फोरस की मात्रा कम है तो उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो इस तरह जो है ना इस कार्ड की जरूरत पड़ी जी। और कार्ड पे जो है ना खेती खातर जितने भी पोषण है या उर्वरक है इसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। अच्छा। हाँ। भी कौन कौन सी खादें डालनी है आपने। हाँ। और कितनी डालनी, विशेष तौर पे तो नाइट्रोजन की बात ज्यादा हुआ। हाँ। और जितने भी और अपने पोषक तत्व हैं उनमें से कौन कौन से कम होंगे वो डाल लेंगे उसमें। बिल्कुल। और जिनकी कम जरूरत है वो कम मात्रा में डाल देंगे। हाँ। जिनकी ज्यादा जरूरत है वो ज्यादा मात्रा में डाल देंगे भाई, ताकि जितने भी अपने किसान भाई हैं उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। जी। और इसके लाभ की बात करें तो किसान भाइयों को ये इस बात का पता होना चाहिए और ये भी बता दें कि जो हेल्थ कार्ड है ना यो मिट्टी वाला, जी, इसमें यूँ पता चल जाएगा कि आपकी ज़मीन में कौन कौन सी पैदावार अच्छी होगी और कौन कौन सी कम। और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के अंतर्गत आपको जो है ना लाभ मिलेगा कि आपकी ज़मीन में कौन सी खाद उत्तम है जी, जो कि आपको दी जानी चाहिए। जी। और उसकी पूरी जानकारी इस कार्ड के ऊपर लिखी होगी। जितनी भी बातें होगी मिट्टी के बारे में जो इस कार्ड से संबंधित होंगी, जितनी भी जानकारी होंगी, जैसे मिट्टी प्रयोगशाला में ले जाएंगे जी और उसकी जांच करके भी कौन से पोषक तत्व इसमें ज्यादा है या कम है, सारी जानकारी उस पर लिख कर वो रिपोर्ट बन जाएगी, रिपोर्ट आ जाएगी जी। तो ये कार्ड का फायदा है। तो कृष्ण भाई ये तो किसानों वास्ता है और मिट्टी वास्ता, दोनों वास्ता फायदेमंद कार्ड है। बिल्कुल। तो इसका अर्थ है ये कि सभी किसान भाइयों को अपने जो है स्वास्थ्य मृदा जो कार्ड है वो बनवा लेना चाहिए। बहुत से किसानों ने बनवा रखा है और जिन्होंने नहीं बनवाया है वो ये कार्ड जो है बनवा लें ताकि हम अपनी मिट्टी की सुरक्षा रख सकें, वो उसमें ताकत जो है बनी रहे। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। और कृष्ण भाई आप कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त हुआ। भाइयों से लेवा इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम।